ऐसा ऐसा क्राइटेरिया हम ले लेते हैं और ऐसे ऐसे क्राइटेरिया पे उस प्लांट को हम नाम दे देंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ साइंटिस्ट डिसएग्री कर जाएगा, नहीं नहीं मैं तो इस चीज को अलाउ ही नहीं करूंगा। नहीं, आपको अग्रीमेंट देना पड़ेगा, आपका अग्री करना पड़ेगा और उसके बिहाफ पे आप प्लांट को नाम करेंगे, ठीक है, नेमिंग करेंगे, ठीक है। व्हिच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। एक इंस्टीट्यूशन का क्रिएशन, इंस्टीट्यूट को क्रिएट किया गया, दैट इज दी ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब यहाँ पे ICBN जो है एक क्राइटेरिया डेवलप किया कि कोई भी नया लिविंग ऑर्गेनिज्म जब आता है तो उस नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। और वह क्राइटेरिया कौन डिसाइड किया था? वह क्राइटेरिया पहले डिसाइड किया था साइंटिस्ट्स ने आपस में अग्री करके, और लेटर ऑन उसको नियम में किसमें कन्वर्ट कर दिया? नियम में कन्वर्ट कर दिया ICBN। ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ओके, यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम। अगर प्लांट को नेम करने के लिए ICBN आया, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, तो एनिमल को नेम करने के लिए कौन आया? ठीक है, तो एनिमल के लिए है ICGN या ICGN, जो भी आप पढ़ना चाहो। एनिमल टेक्सोनोमिस्ट्स हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। एनिमल टेक्सोनोमिस्ट ने क्या किया? ICGN डेवलप किया, जो है इंटरनेशनल कोड ऑफ। अच्छा, यहाँ पे गौर से देख लेना, यहाँ पर ऑफ है और यहाँ पर आपको फॉर नजर आएगा, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिख जाएगा कि ये कंफ्यूजन में कितना एरर हुआ कि यहाँ पे इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है और यहाँ पर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, ठीक है। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, ठीक है। साइंटिफिक नेमिंग की वजह से क्या हमें फायदा मिला कि साइंटिफिक नेम ने इंश्योर कर दिया कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या हो, एक ही नेम हो, क्या हो, एक ही नेम हो, और जिसकी वजह से कन्वीनियंस हो गया किसके बीच? साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स और जो भी टैक्सोनॉमिस्ट्स हैं उनके बीच क्या हो गया? कन्वीनियंट हो गया कि हम हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नाम से ही बुलाएंगे, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नाम से ही बुलाएंगे। ओके, करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम, ठीक है। और आप ऐसा डिस्क्रिप्शन दीजिए नेम नोमेनक्लेचर के साथ कि दुनिया में कोई कहीं पे भी हो, अगर उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़े तो उसी ऑर्गेनिज्म की बात करे, उसी ऑर्गेनिज्म के पे काम करे जिस ऑर्गेनिज्म के साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है। जैसे मैंगो का डिस्क्रिप्शन आप देंगे तो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, इसमें फ्रूट होते हैं, यह डाइकोटिलीडॉन होता है, इसके सीड्स होते हैं, ठीक है। तो आप नोमेनक्लेचर जो है, अभी इससी बात है कि जो क्राइटेरिया डेवलप हुआ होगा, अभी वो क्राइटेरिया आपको जो नियम है वो अभी आएगा थोड़ी देर में, वो क्राइटेरिया पे आप उसको क्या कर दे? नेमिंग कर दे। लेकिन नेमिंग के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी ऐसा दे कि दुनिया में कोई भी साइंटिस्ट अगर मैंगो पे स्टडी करने जाए तो उसको वही डिस्क्रिप्शन मिले जो कि उससे एसोसिएटेड है, ना कि कुछ अलग ही डिस्क्रिप्शन मिले। नाम तो मान लो एक हो गया, लेकिन मान लो कि नाम मेरा एक है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन मेरा कैरेक्टर उसके लिए अलग, उसके लिए अलग, तो इसमें एरर डेवलप होने लगेगा। सबके लिए क्या हो? स्टैंडर्डाइज हो, मेरा जैसा बात है, मेरा जिस पर्सनालिटी का हो, सभी लोग मुझे उसी नज़र से जाने, उसी नज़र से देखें, ठीक है। करा दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। और ICBN या ICGN का क्या काम है कि वह इंश्योर करता है कि एक नेम एक ही ऑर्गेनिज्म को, एक ही स्पीसीज को मिले। ऐसा ना हो कि वही नेम किसी और स्पीसीज को असाइन कर दिया गया हो, फिर से कंफ्यूजन डेवलप हो जाएगा कि मैंजीफेरा इंडिका, मान लो आम का भी आपने नाम रख दिया और अमरूद का भी नाम रख दिया, तो साइंटिस्ट के बीच में कंफ्यूजन डेवलप होगा कि किस पे स्टडी करूं। मैंजीफेरा इंडिका तो बोल दिया गया है, लेकिन ये आम पे करो या अमरूद पे करने? आपको एक नेम एक स्पीसीज को देना पड़ेगा। अगर वह नेम दिया जा चुका है मैंजीफेरा इंडिका, तो अब आपको दूसरे स्पीसीज को वह नेम असाइन नहीं करना है, ठीक है। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिज्म। वही मैंने आपको कहा है, पहले लिखा जा चुका है कि बायोलॉजिस्ट क्या फॉलो करता है कि जो उन्होंने क्राइटेरिया एक्सेप्ट किया, हाँ ठीक है, आपस में सहमति बना के कि ऐसा ऐसा क्राइटेरिया रख लीजिए
और इस क्राइटेरिया पे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम दीजिए, ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट फॉलो क्या करता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिज्म। कह रहा है ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। और हर एक नेम का मीन्स मान लो मैंजीफेरा इंडिका है तो एक नेम है, उसमें दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट को हम जेनेरिक नेम कहेंगे, आगे बताऊंगा कि वह जीनस से बिलोंग करता है, और दूसरे पार्ट को स्पेसिफिक एपिथेट कहेंगे, वह उसके स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो नेम का दो पार्ट होगा। जैसे आपके भी नाम का जैसा है, मेरा नाम है तो मेरे नाम में सुजीत कुमार, तो सुजीत पहला नाम है, कुमार दूसरा नाम है। वैसे ही हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दो नाम होगा, ठीक है। आई मीन दो नाम नहीं, एक नाम के दो पार्ट होंगे, और दो पार्ट का पहला पार्ट जो होगा वह जेनेरिक एपिथेट कहलाएगा, और दूसरा पार्ट जो होगा वह स्पेसिफिक एपिथेट कहलाएगा। कह रहा है दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय मीन्स होता है टू, और ऐसा सिस्टम जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट आई मीन दो एक नेम का दो पार्ट दे, उसे हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय मीन्स दो, नोमेनक्लेचर मीन्स नाम देना। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेम का टू पार्ट होगा। दिस नेमिंग सिस्टम्स गिवन बाय कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, यह जो नेमिंग सिस्टम दिया गया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, वह एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है कैरोलस लिनियस, ठीक है। बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यह जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, यह पूरे दुनिया में यही प्रैक्टिस किया जाता है। आज भी अगर कोई नया लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है तो उसका जो नोमेनक्लेचर है, नाम करने का जो तरीका है, वह बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बेसिस पर ही होता है, ठीक है। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि यह जो नोमेनक्लेचर सिस्टम था यह कन्वीनियंट था, ठीक है, तभी इस चीज को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया, और यह आज भी एक्सेप्टेड है, ठीक है। इस चीज को एक्सेप्ट किया गया और यह आज भी एक्सेप्टेड है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर, ठीक है। एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम साइंटिफिक नेम हम कैसे देते हैं, ठीक है। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। यह साइंटिफिक नेम है किसका, मैंगो का, मैंजीफेरा इंडिका। अब यह मैंजीफेरा इंडिका कैसे आया है हम वह देखेंगे। लेट अस सी हाउ इट इज अ बाइनोमियल नेम। इन दिस नेम ऑफ मैंजीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस, वाइल इंडिका जो रिप्रेजेंट करता है उसको वह स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको पहले ही कहा कि टू पार्ट्स ऑफ नेमिंग सिस्टम है। फर्स्ट पार्ट जेनेरिक नेम को रिप्रेजेंट करता है, और सेकेंड पार्ट स्पेसिफिक स्पेसिस से जो उसको बिलोंग, जिस स्पीसीज से बिलोंग करता है उसको रिप्रेजेंट करता है। इज ए पर्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है, और स्पेसिफिक एपिथेट कौन सा, ये जो इंडिका है। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर फॉलोज। जिस आधार पे यह मैंजीफेरा इंडिका लिखा गया है उसको नियम को हम समझते हैं कि कैसे आईसीबीएन ने कौन कौन सा नियम रख रखा है कि किस आधार पे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू पार्ट्स ऑफ नेमिंग सिस्टम करेंगे। द फर्स्ट वन इज द जेनेरिक नेम एंड द अदर वन इज द स्पेसिफिक नेम। ओके, सो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, ठीक है, एंड रिटन इन इटैलिक्स। इस चीज का सिग्निफिकेंस समझे कि बायोलॉजिकल नेम जो है वह इंग्लिश में नहीं दिया गया। बायोलॉजिकल नेम इटैलिक्स में ही क्यों दिया गया? बायोलॉजिकल नेम हिंदी में भी नहीं दिया गया, बायोलॉजिकल नेम मैंड्रिन या चाइनीज में भी नहीं दिया गया। कारण था कि अगर हिंदी में बायोलॉजिकल नेम दे दिया जाता तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं लोग, उनके लिए आसान हो जाता, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम पढ़ने, पढ़ाने, स्टडी करने में आसान हो जाता। पर यही चीज डिफिकल्ट हो जाता रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। अगर इंग्लिश में दे दिया जाता तो जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है उसके लिए आसान हो जाता, पर वह बाकी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के लिए क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। अगर यही चीज दूसरे लैंग्वेज में दिया जाता तो उस कंट्री में जिस कंट्री का लैंग्वेज चूज किया गया है उसके लिए आसान हो जाता, हमारे लिए मुश्किल हो जाता। तो साइंटिस्ट इस बात पे अग्री किए कि एक ऐसा लैंग्वेज ढूंढ कर लेकर आओ
जो कि ना मेरा हो ना तुम्हारा हो, तो लैंग्वेज लेकर आया गया, दैट इज द लैटिन। लैटिन एक लैंग्वेज है जो कि डेड लैंग्वेज कंसीडर किया जाता है। अब यह लैंग्वेज किसी भी कंट्री में प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। obvious सी बात है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से ये सब लैंग्वेज डेवलप हुआ था, कहीं थोड़ा बहुत यूज किया जाता होगा, बट नॉट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ये किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। दूसरा टर्म है कि उसे इटैलिक्स में लिखना है। इटैलिक्स आप कंप्यूटर में फॉन्ट वगैरह जब लिखते होंगे तो आपको एक ऑप्शन आता होगा, जैसे कि एक इंडिया आप ऐसे लिख सकते हैं, एक इंडिया आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक इंडिया आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको इसमें और इसमें यह अंतर नजर आ रहा होगा कि यह जो इंडिया है आपको वर्टिकल नजर आ रहा है, और यह इंडिया जो हल्का सा टिल्टेड नजर आ रहा है, झुका हुआ नजर आ रहा है। तो इसी झुका हुआ जो फॉन्ट होता है ना, टिल्टेड फॉन्ट होता है, उसे हम इटैलिक्स कहते हैं। तो आपको लैटिन लैंग्वेज चूज करना है, और कंप्यूटर फॉर्म में अगर आप लिख रहे हैं तो आपको कैसे क्या करना है, आपको करना है इटैलिक्स में लिखना है, ओके। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट करता है जीनस, while द सेकेंड कंपोनेंट जो डिनोट करता है स्पेसिफिक एपिथेट। ये तीसरी चौथी बार मैं बता रहा हूं आपको कि मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा रिप्रेजेंट करता है कौन से जीनस से बिलोंग करता है, और उसका जो इंडिका है वह बता रहा है कि वह कौन से स्पीसीज से बिलोंग करता है। करा बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ठीक है। आपको अगर मान लो कि कंप्यूटर फॉर्मेट में नहीं लिख रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हाथ से लिख रहे हो तो आपको नाम को क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंजीफेरा को ऐसे अंडरलाइन कर दो और इंडिका को सिंपली ऐसे अंडरलाइन कर दो, ठीक है। और अगर प्रिंट करोगे तो आपको इटैलिक्स में प्रिंट करना पड़ेगा, और अगर हैंड रिटन है तो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो कितना सारा नियम देखा कि आपको लैटिन लैंग्वेज चूज करना है और इटैलिक्स में लिखना है। फर्स्ट वर्ड जेनेरिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट को, और अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हैं तो आपको उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, दोनों पार्ट को। द फर्स्ट वन इज द जेनेरिक वन एंड द सेकेंड वन इज द स्पेसिफिक एपिथेट। नाउ टू मोर रूल्स आर देयर, द फर्स्ट वन इज रिटन हियर एंड द नेक्स्ट वन अभी आगे उसमें आएगा, कि जो फर्स्ट वर्ड होगा, ठीक है, डिनोट करता है जीनस, स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। जो जीनस का पहला लेटर होगा वह कैपिटल होना चाहिए, और अगर स्पीसीज का जो पहला लेटर होगा वह स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वर्ड जो डिनोट करता है जीनस वह कहां से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से, व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, जो स्टार्ट होगा कैसे, स्मॉल लेटर से, ठीक है। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका में आपको यम जो दिख रहा होगा कैपिटल है, पर इंडिका का आई जो है वह क्या दिख रहा है आपको, स्मॉल है, ठीक है। और दोनों को आप क्या कर देंगे, अगर हैंड रिटन लिख रहे हैं तो दोनों को अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, अंडरलाइन कर देंगे दोनों को। वेट होल्ड ऑन। ओके, आप जब भी इस सीरीज को देख रहे होंगे तो कृपया अपना अपना एनसीईआरटी को साथ में लेकर बैठे, और कुछ अगर नोट वगैरह करना हो तो उसको आप नोट भी कर लें, ठीक है, कुछ नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक और रूल है, ठीक है, उसको पॉइंट में नहीं दिया है लेकिन दिया है, करा नेम ऑफ द ऑथर appears after the specific epithet that is at the end of biological name and is written in an abbreviated form. Example, Mangifera indica lineage. Mangifera indica lineage मीन्स आप क्या करेंगे कि जिस साइंटिस्ट ने उस प्लांट का या एनिमल का, प्लांट की बात करेंगे अभी, प्लांट को जो डिस्कवर किया है उसका शॉर्ट फॉर्म या अब्रिविएटेड फॉर्म नाम आप अंत में लास्ट में लिख देंगे। जैसे कि मैंजीफेरा है, ठीक है, इंडिका है, और LINN रिप्रेजेंट कर रहा है उसके साइंटिस्ट ने, जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया है। तो आपको बायनोमियल नोमेनक्लेचर समझ में आया। सबसे पहली बात आप उसे लैटिन लैंग्वेज में लिखेंगे, उसके बाद आप उसे इटैलिक्स में लिखेंगे। जो फर्स्ट वर्ड है
बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का, बायनोमियल का, वो है कि जेनेरिक एपिथेट है और दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट है। जो जेनेरिक एपिथेट का जो पहला लेटर है वह कैपिटल में होना चाहिए, जो स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर है वह स्मॉल में होना चाहिए। और जिस साइंटिस्ट ने उसे डिस्कवर किया है आप उसे क्या करेंगे, आप उसका नाम अंत में उसका छोटा फॉर्म अब्रिविएटेड फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। यह इंडिकेट करता है दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। यह जो साइंटिस्ट का आपने नाम लिखा अंत में वह यह बता रहा है कि यह किसने डिस्कवर किया है, लिनियस ने डिस्कवर किया है। Since it is nearly impossible to study all living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. आपने नाम तो कर दिया हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन आप बताओ इस प्लानेट अर्थ पे 17 से 18 लाख के टाइप्स ऑफ स्पीसीज है, क्या सभी को स्टडी करना पॉसिबल है? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने जाएंगे तो उम्र बीत जाएगी लोगों की कि उसके साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या है, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या है, उसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। क्या सबको स्टडी एक साथ करना पॉसिबल है? आंसर इज नो। सो उसके लिए हम कौन सा टेक्निक ढूंढ कर लेकर आएंगे कि यह चीज़ मेरे लिए आसान हो जाए? वो जो प्रोसेस है जिससे आपका स्टडी आसान हो जाता है उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है अभी बताता हूँ, जस्ट गिव मी 2 सेकंड। जो 17 से 18 लाख टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या सबको स्टडी करना आसान है? बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जैसे जैसे मिलता जाएगा उसके कॉमन कैरेक्टर के बिहाफ पे हम उसको कैटेगरी असाइन करते जाएंगे। जैसे कि मान लो कि कोई एनिमल 4 पैर वाला है तो उसको हमने टेट्रापोडा कह दिया और सबको एक कैटेगरी में डाल दिया कि टेट्रापोडा है। अब उस कैटेगरी में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, 1 लाख हो या 2 लाख हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इतना मुझे पता है कि इस कैटेगरी में रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह सबके सब क्या है, टेट्रापोडा है और सबके पास 4 पैर है। सबको मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो यही जो प्रोसेस है, जो कॉमन कैरेक्टर पे आपने किसी के कैटेगरी दे दिया, किसी एक ग्रुप में बांट दिया, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? सिंस इट इज Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is classification. यह जो प्रोसेस है कि उसके कॉमन कैरेक्टर के आधार पर आपने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया, उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज। ठीक है, कॉन्विनेंट कैटेगरीज में आप उसको क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। मैंने कहा ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स कहो या टेक्निकली कहो कि कोई भी कॉमन कैरेक्टर हो, उसके आधार पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी कॉमन कैरेक्टर के आधार पे आप उसको किसी कैटेगरी में रख सकते हैं और उसी को हमने क्या कहा, क्लासिफिकेशन कहा। क्या कहा? क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स। ठीक है, डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी इजिली रिकॉग्नाइज, जैसे कि हम प्लांट, एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स को आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है, द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। जैसे हम कैट की बात करते हैं तो कैट बोलते ही मेरे माइंड में आता होगा छोटा सा ऑर्गेनिज्म, ये एनिमल होगा जो उसके बॉडी पे फर होगा, जिसका ईयर होगा, 4 पैर होगा। ठीक है, अभी सी बात है, डॉग का कैरेक्टर कैट बोलते हुए नहीं नजर आएगा। तो और कैट में तो बहुत सारे वेराइटी है, एक ही कैट तो नहीं है, बहुत सारा वेराइटी है। तो कैट एक कैटेगरी है, उस कैट में बहुत सारे उसका स्पीसीज आ जाता है। डॉग एक कैटेगरी है, उसमें बहुत सारे डॉग आ जाता है। ठीक है, बहुत सारा डॉग आ जाता है। कह रहा है व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ ए डॉग? जब आप डॉग के बारे में सोचते हैं तो कौन सा इमेज आपके माइंड में आता है? ऑब्वियसली डॉग की बात आती है, कैट की बात नहीं आती है। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट द कैट्स। सीधी सी बात है, हम डॉग का ही बात कर रहे हैं तो डॉग ही माइंड में आएगा, कैट नहीं आएगा। नाउ इफ वी वेयर टू थिंक ऑफ एल्सीसियन, एल्सीसियन एक डॉग का वेराइटी है, ब्रीड है। ठीक है, एल्सीसियन वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, हमें पता है कि एल्सीसियन की अगर हम बात कर रहे हैं
तो हम किसके बारे में पता कर रहे हैं, ठीक है, डॉग का वेराइटी है, ब्रीड है, ठीक है। सिमिलरली सपोज वी वेयर टू से मैमल्स, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विथ एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर्स, ठीक है। अगर मैमल, मान लो कि डॉग की बात किए तो डॉग माइंड में आया, कैट की बात किए तो कैट माइंड में आया, अगर मैमल की बात करेंगे तो क्या माइंड में आएगा, तो मैमल का जो कैरेक्टर्स जो होगा वो आएगा। मैमल्स का कैरेक्टर क्या है, एक्सटर्नल बॉडी हेयर होना चाहिए, ईयर पिन्ना होना चाहिए, मेमोरी ग्लैंड होना चाहिए, यह सब किसका कैरेक्टर्स है, मैमलिया का कैरेक्टर है। तो मैमल क्या है, एक कैटेगरी है, और मैमल में रहने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या होगा, एक्सटर्नल बॉडी हेयर होगा, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना होगा, और क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड होगा, सीधी सी बात। गॉट दिस? नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, ये कलर चूज करूंगा। ओके, ऑब्वियसली इच, ओके, कहां चला गया, मैमल। you would of course think of animals with external ears and body hair, किसका, मैमल की बात कर रहा है। Likewise in plants, if we try to think of wheat, the picture in each of our mind will be of wheat, not the rice, ठीक है। अगर मान लो कि कैट का आपने इमेजिनेशन किया तो कैट आया, डॉग नहीं आया, तो क्या राइस का इमेजिनेशन करोगे तो व्हीट आएगा, या व्हीट का इमेजिनेशन करोगे तो राइस आएगा, राइस का करोगे तो राइस ही आएगा, व्हीट का करोगे तो व्हीट ही आएगा। Any other plant, hence all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organism. अब क्लासिफिकेशन का आधार यह बता दिया कि अगर आपने डॉग सोचा है तो सिर्फ डॉग का इमेज आपके माइंड में है, भले उस डॉग के कैटेगरी में कितने टाइप के डॉग हो उसे मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि डॉग का बेसिक कैरेक्टर क्या है, इसलिए डॉग मैंने कहा उसको। मैमल का आपने टर्म यूज किया तो मैमल में कितने ऑर्गेनिज्म आएगा मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि अगर मैमल के कैटेगरी में कोई रह रहा है तो उसका एक्सटर्नल बॉडी हेयर होना चाहिए, उसके बॉडी ईयर पिन्ना होना चाहिए, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होना चाहिए, इतना कैरेक्टर होना चाहिए, तभी मैमल के कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। तो यह सब जो आपने नाम दिया है, मैमल, डॉग, कैट, यह सब क्या है, एक कैटेगरी है, और उस कैटेगरी में भले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आए लेकिन उसका कैरेक्टर क्या होगा, कॉमन होगा, क्या होगा, कैरेक्टर कॉमन होगा। इसकी वजह से कितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम किसी कॉमन कैरेक्टर के आधार पे एक कैटेगरी, एक ग्रुप में रख सकते हैं, तब हमारे लिए स्टडी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, तब हमें यह प्रॉब्लम नहीं होगा कि 1 मिलियन स्पेसीज है कि 2 मिलियन स्पेसीज है, जितना भी है कैटेगरी तो लिमिटेड ही है ना। डॉग में मान लो कितना भी वेराइटी है, लेकिन मैंने डॉग का तो एक ही कैटेगरी बनाया ना, मुझे बस एक कैटेगरी के बारे में स्टडी करना है, ओके। ओके, द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरी इज टैक्सा। अच्छा, यह जो कैटेगरी आपने बनाया है, कैटेगरी मान लो कि जो बनाया है डॉग, मैमल, कैट, यह सब, ठीक है, साइंटिफिक टर्म में इस कैटेगरी को टैक्सा कहते हैं। मींस टैक्सा क्या है, कैटेगरी ही है, लेकिन साइंटिफिक टर्म में हम क्या कहते हैं, उसे टैक्सा कहते हैं, साइंटिफिक टर्म में टैक्सा कहते हैं। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। अच्छा, टैक्सा जरूरी नहीं कि कोई एक ही लेवल का हो, किसी भी लेवल पे वो टैक्सा हो सकता है, ठीक है, किसी भी लेवल पे टैक्सा हो सकता है। जैसे कि डॉग मान लो कि मैमल है, तो मैमल खुद में एक टैक्सा है, लेकिन मैमल के अंदर मान लो चले जाए तो मैमल तो क्या है, एक क्लास है, तो क्लास के बाद क्या होगा, आपको फैमिली भी तो नजर आएगा, तो फैमिली भी होगा, फैमिली के बाद जीनस भी तो नजर आएगा, तो जीनस भी होगा। तो कोई भी कैटेगरी हो, हर कैटेगरी को हम क्या कहेंगे, टैक्सा कहेंगे। क्या कहेंगे, टैक्सा कहेंगे, ओके, ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा। टैक्सा क्या करता है, इंडिकेट करता है कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल, जैसे प्लांट्स खुद में एक टैक्सा है, ठीक है, ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा। व्हीट इज ऑल्सो अ टैक्सा, वह भी एक टैक्सा है। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स आर ऑल टैक्सा, बट यू नो दैट अ डॉग इज ए मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स, देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। डॉग, ठीक है, एक तो पहला हो गया कि यह एनिमल है, तो एनिमल में हम सारे एनिमल को रख देंगे, प्लांट को नहीं रखेंगे, तो यह क्या है, खुद में एक टैक्सा है। उसके बाद मैमल है, ठीक है, उसके बाद क्या है, मैमल है, तो हम एनिमल में जरूरी नहीं कि सब एनिमल को मैमल में रख देंगे, नहीं, जो इसके क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा उसको मैमल में रख देंगे। और उसके बाद मान लो कि डॉग है, ठीक है, डॉग एक मैमल है, तो डॉग में सबको नहीं रखेंगे, कैट को नहीं रखेंगे, ठीक है। तो एनिमल खुद में एक टैक्सा है, मैमल भी एक कैटेगरी है इसलिए यह भी टैक्सा है, डॉग भी एक कैटेगरी है इसलिए भी ये टैक्सा है। तो टैक्सा कोई एक फिक्स जगह नहीं है, किसी भी कैटेगरी को आप टैक्सा कह सकते हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी को आप टैक्सा कह सकते हो, ठीक है। हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, ठीक है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स उसके कॉमन कैरेक्टर के आधार पे अलग अलग कैटेगरी में डालोगे और सबको हम क्या कहेंगे, उसको टैक्सा कहेंगे, डिफरेंट टैक्सा में डाल सकते हैं। और दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी, और इसी प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी मीन्स हम प्लांट को नहीं डाले एनिमल में, सारे एनिमल को एनिमल में डाले, तो यह भी क्या है, एक टैक्सा है। मैमल को सभी एनिमल को मैमल में नहीं डाले, कुछ ही एनिमल को मैमल में डाले, तो वह भी क्या है, टैक्सा है। सभी मैमल को डॉग में नहीं डाले, कुछ ही डॉग को हमने डॉग कैटेगरी में डाले, वह भी टैक्सा है। और यह जो सभी ऑर्गेनिज्म को आप डाले जा रहे हो, सभी एनिमल को अलग अलग कैटेगरी में, तो यह ओवरऑल जो प्रोसेस है उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन होता है द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन होना चाहिए। जनरल जो था वो क्या था, क्लासिफिकेशन था। क्या था, जनरल जो टर्म था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी कैटेगरी में रख रहे हैं तो वह क्या था, क्लासिफिकेशन था। लेकिन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन अगर होगा तो वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा टैक्सोनॉमी। क्या कहलाएगा, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ओके, कह रहा है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। ठीक है, मैंने कहा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को टैक्सोनॉमी कहा, तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का साइंटिफिक क्राइटेरिया भी तो होना चाहिए, जनरल क्राइटेरिया तो नहीं होना चाहिए। तो वह क्राइटेरिया कौन कौन सा है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसके सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे वह डेवलप हो रहा है, एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मीन्स कैसे वह इंटरेक्ट कर रहा है अपने बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के साथ, वह सभी एसेंशियल है एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी। और उसके आधार पे हम मॉडर्न जो है टैक्सोनॉमी एक क्लासिफिकेशन करते हैं और उसे क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिस टू टैक्सोनॉमी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा, उसके बाद उसका क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर को नोट करना पड़ेगा, कैरेक्टर के आधार पे क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, और क्लासिफिकेशन को ही हम क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमी कहेंगे। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ये दोनों एक ही टर्म है, बस टैक्सोनॉमी और साइंटिफिक टैक्सोनॉमी क्या है, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन, पहला टर्म है कि आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन पहला। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा उसको, नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा, कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन के बाद आपको करना पड़ेगा कि उसको क्या करना है, क्लासिफाई कर देना है। क्या करना है, क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। और इसी क्लासिफिकेशन को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं है, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं, कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं। बस एक क्लासिफिकेशन किसी आधार पे हो सकता है, हमारे यूज के आधार पे हो सकता है, नीड के आधार पे हो सकता है, लेकिन अगर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन लेंगे तो टैक्सोनॉमी। और साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में क्या क्या है कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके सेल का स्ट्रक्चर, उसके डेवलपमेंट प्रोसेस का इंफॉर्मेशन, इकोलॉजी में वो कैसे रह रहा है, मीन्स अपने बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, वही सब क्राइटेरिया को यूज करके अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमी कहेंगे। क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमी कर रहा है। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। अब इसी बात है, यह टैक्सोनॉमी जो आप कर रहे हैं ये कुछ नया टर्म नहीं है, पहले से भी होता है। ठीक है, यह पहले से भी होता है। Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organism, particularly with reference to their own use. ठीक है, यूज की बात कर रहे हैं, अपने यूज के आधार पे, अपने नीड के आधार पे वह हमेशा से क्यूरियोसिटी शो किया है कि कौन सा एनिमल, कौन सा प्लांट्स उसके काम आ सकता है। ठीक है, इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड
sources for their basic needs like food, clothing and shelters. पुराने समय में ह्यूमन को जो बेसिक नेसेसिटी था वह क्या था? फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग. फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग. Hence, the earliest classification were based on usage of various organism. किस आधार पे पहले लोग क्लासिफाई करते थे? वह उसके यूज का, मेरे किस यूज का है या एनिमल या प्लांट, उसके आधार पे हमने उसको क्या किया? पुराने समय में उसको क्लासिफाई किया. Human beings were since long not only interested in knowing more about the different kinds of organism in their and their diversity, but also the relationship among them. ठीक है, ह्यूमन बींग्स ऐसा नहीं था कि सिर्फ यह जाना कि उसके कौन सा एनिमल और प्लांट काम का है, वह यह भी सोचने की कोशिश करता रहा हमेशा से कि कौन सा ऑर्गेनिज्म का कौन से ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा रिलेशन है. बिल्ली वाला एग्जांपल याद है, कैट वाला. गांव समय में भी लोग कहते हैं कि बिल्ली का रिलेशन जो टाइगर है और लायन है उससे है. तो ये सोसाइटी में पहले से प्रिवेलेंस है. और यह जो ब्रांच है जहाँ पे रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है, मीन्स ऑर्गेनाइज किया जाता है कि अच्छा यह एनिमल इससे रिलेटेड है, यह एनिमल इससे रिलेटेड है इससे. तो आप गौर से देख रहे हो, एक अरेंजमेंट बन रहा है, प्रॉपर अरेंजमेंट बन रहा है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, और उसी ब्रांच को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक मीन्स वही बात है जो नॉर्मल इंग्लिश का टर्म है सिस्टम में, कि एक के बाद एक रखेंगे, एक के बाद एक रखेंगे, और उसके कॉमन कैरेक्टर और उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखते हुए रखेंगे. ठीक है, दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स. ठीक है, वह जो रिलेशनशिप डेवलप करके जो क्लासिफिकेशन किया गया, टैक्सोनॉमी किया गया, उस ब्रांच को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स. मीन्स क्लासिफिकेशन सेम टर्म है, टैक्सोनॉमी भी सेम टर्म है, सिस्टमैटिक भी सेम टर्म है. तीनों के तीनों जो टर्म जो है सेम ही है. ठीक है, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स. यह तीनों जो टर्म है वह एक ही है. ठीक है, बस क्राइटेरिया अलग अलग है. जनरल अगर कैटेगरी में बांट दोगे किसी कॉमन कैरेक्टर के आधार पर उसको क्लासिफिकेशन कहेंगे. अगर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करोगे तो उसे हम टैक्सोनॉमी कहेंगे. और अगर आप रिलेशनशिप शो करके कौन ऑर्गेनिज्म किससे कैसे रिलेटेड है आप प्रॉपरली अरेंज करोगे तो उसी ब्रांच को हम सिस्टमैटिक कहेंगे. तीनों मतलब कि है क्या? तीनों एक ही है. क्या है? तीनों एक ही है. तीनों एक ही है. ओके, ये खुद से टच हो जा रहा है. ओके, सिस्टमैटिक्स. द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज derived from the Latin word that is the systema. Systema means Latin word में systema means होता है proper arrangement. एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद. ऐसा नहीं कि एनिमल और जैसे डॉग और फिश को एक कैटेगरी में रख दिए. नहीं, डॉग टेट्रापोडा है, फिश तैरने वाला एनिमल है, दोनों को एक कैटेगरी में रखने में जस्टिफिकेशन होगा? नहीं होगा. डॉग और उल्फ को आप एक कैटेगरी के आसपास रख सकते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों में कैरेक्टर का सिमिलैरिटी ज्यादा है. तो ऐसा क्लासिफिकेशन, ऐसा टैक्सोनॉमी जहां पर हम रिलेशनशिप भी डेवलप करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे कैसे रिलेशनशिप में है, उसी ब्रांच को हम कहते हैं सिस्टेमैटिक्स. क्या कहते हैं? सिस्टेमैटिक्स. यह जो वर्ड था, ठीक है, यह जो वर्ड था सिस्टेमैटिक्स, वो डिराइव किया गया लैटिन वर्ड से. ठीक है, लैटिन वर्ड से. और लिनियस ने क्या किया था, यहां से टर्म ले लेना, दोबारा आएगा. लिनियस ने इसको यूज किया था सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन. एक बुक स्पेसिस प्लांटरम और सिस्टेमा नेचुरी, दो बुक उन्होंने पब्लिश किया था, स्पेसिस प्लांटरम और सिस्टेमा नेचुरी. ठीक है, तो लिनियस ने यूज किया सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन. सिस्टेमा नेचुरी उन्होंने क्यों यूज किया? क्योंकि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट का वो टर्म है सिस्टमा. ठीक है, वहां से. द scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification.
अच्छा, सिस्टमैटिक का टर्म एनसीईआरटी आपको कहाँ से समझाया है कि पुराने जमाने में लोग अपने अपने यूज के आधार पर एनिमल को, प्लांट को क्लासिफाई किया, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उसके बीच में उन्होंने रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने यह भी समझने की कोशिश की कि कौन सा एनिमल, कौन सा प्लांट, ऑब्वियसली बात है लिमिटेड लेवल पे रहा होगा, लेकिन कोशिश किया कि कैसे एक प्लांट दूसरे प्लांट से, एक एनिमल दूसरे प्लांट से रिलेटेड है, और यह जो अरेंजमेंट है जहां पर रिलेशनशिप शो करते हुए आप अरेंजमेंट करते हैं, सिस्टमैटिक कहलाता है। तो ये पुराने जमाने में हुआ। अब जो सिस्टमैटिक्स का ब्रांच है वह क्या करता है कि आइडेंटिफिकेशन करता है, नोमेनक्लेचर करता है, तब जाके क्लासिफिकेशन करता है, ठीक है। और सिस्टमैटिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी सब चीज सब तो कॉमन है, टैक्सोनॉमी में, क्लासिफिकेशन में कॉमन है, तीन को टर्म कॉमन है ना, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। लेकिन क्लासिफिकेशन में क्या है, जनरल है कि किसी कॉमन कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफाई कर दो। टैक्सोनॉमी में क्या था, नहीं, साइंटिफिक क्राइटेरिया के आधार पर क्लासिफाई करना है। सिस्टमैटिक में क्या था, सब चीज तो सेम है, लेकिन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी क्या करना पड़ेगा, अब आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वह जो क्लासिफिकेशन होगा वह सिस्टमैटिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिस्टमैटिक्स कहलाएगा। वह सिस्टमैटिक्स कहलाएगा। अब हम देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया, व्हीट, राइस, डॉग, मैमल, वह सब क्या था, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी था। और हर एक कैटेगरी को आपने क्या कहा, टैक्सा कहा। क्या कहा, टैक्सा कहा, ठीक है। हर एक कैटेगरी को आपने टैक्सा कहा। अब वो जो टोटल कैटेगरी है, उस टोटल कैटेगरी के हम बारे में पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने कैटेगरी में बांट दिया गया है, कितने कैटेगरी में उसे डिवाइड किया गया है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। बांट दिया गया है। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन व्हिच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल स्टेप, ठीक है, यह हायरार्की है। मींस एक के बाद एक, पहला कैटेगरी, तब दूसरा कैटेगरी, तब तीसरा कैटेगरी, तब चौथा कैटेगरी, तब जाते करते हुए पूरा क्लासिफिकेशन होता है। और यह जो रैंक, ये जो बहुत सारा कैटेगरी जो बन जाता है, उसी को बोलते हैं हायरार्की। क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। मींस सबसे बड़ा कैटेगरी, सबसे छोटा कैटेगरी, बीच में भी कैटेगरीज होंगे, सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टोटल कैटेगरी को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। और यह जो रेंज बनता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, उसे हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। ठीक है, टैक्सा आपको बता दिया था कि आप जितने कैटेगरी में आप जो डिवाइड कर रहे हो वह टैक्सा कहलाएगा। तो हर कैटेगरी को हम सिंगुलर टर्म में क्या कहेंगे, टैक्सॉन कह लेंगे। ठीक है, टोटल कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जो ऊपर से नीचे का जो लेवल है उसे क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और हर एक कैटेगरी को हम क्या कहेंगे, टैक्सॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, और प्लूरल टर्म में टैक्सा कहेंगे। Taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. Insect represent a group of organisms sharing a common features like 3 pairs of jointed legs. ठीक है, एक इंसेक्ट का एग्जांपल ले रहा है। इंसेक्ट जो क्लास है ऑर्थ्रोपोडा का, उसकी बात कर रहा है। जो आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ऑर्थ्रोपोडा का एक क्लास है इंसेक्ट। तो इंसेक्ट का क्या फीचर होता है कि इंसेक्ट में आपको 3 पेयर्स ऑफ ज्वाइंटेड लेग मिलेगा। अपने आसपास देख लो, मस्क्यूटो को देख लेना, हाउस फ्लाई को देख लेना, बटरफ्लाई को देख लेना, आपको उसमें जो कॉमन कैरेक्टर मिलेगा कि सबके पास 3 पेयर होगा। मीन टोटल 6 पैर होंगे और ज्वाइंटेड लेग्स होंगे, ज्वाइंटेड लेग्स होंगे। ठीक है, इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वे आर गिवन ए रैंक और कैटेगरी। ठीक है, इंसेक्ट्स के पास क्या है, रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट है, और इसलिए क्या किया गया, उसको उसके आधार पर क्लासिफाई किया गया और एक कैटेगरी और रैंक दे दिया गया, दैट इज द इंसेक्टा। और इंसेक्टा क्या है, एक क्लास है। ठीक है, कैन यू नेम अदर सच ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। रिमेंबर, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। ठीक है, और कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। ठीक है, कैटेगरी डिनोट्स रैंक। अच्छा, रैंक का मतलब क्या है कि जैसे सबसे छोटा कैटेगरी, तब बड़ा, तब बड़ा, तब बड़ा, तब बड़ा, तो जो नीचे से ऊपर जाएगा तो रैंक क्या हो जाएगा, चेंज होते रहेगा।
लेकिन किसी भी चीज को आप चूज कर लो तो वह क्या कहलाएगा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहलाएगा। किसी एक कैटेगरी को चूज कर लो तो वह क्या कहलाएगा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहलाएगा। ठीक है, ओके। Categories further denotes rank. Each rank or taxon in fact represents a unit of classification. बार बार बता चुका हूं कि किसी भी कैटेगरी को आप चूज करोगे तो वह क्या कहलाएगा, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। दोबारा नीचे बताऊंगा, दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज। ठीक है, यह जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप और कैटेगरी जो है यह अलग अलग है। जैसे मैमेलिया अलग है, किससे, मैमेलिया अलग है, थोड़ा सा अलग है, पूरा नहीं। मैमेलिया अलग है ऑर्थ्रोपोडा से, ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा से, लेकिन दोनों फिर किस कैटेगरी में आ जाते हैं, किंगडम एनिमलिया में। कहां पे आ जाते हैं, ठीक है। दीज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। जरूरी नहीं है कि अगर मान लो सिर्फ ऊपर ऊपर का स्ट्रक्चर का, मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है ऊपर का स्ट्रक्चर जो हमें विजिबल होता है, उसका एग्रीगेट नहीं है। ठीक है, हर एक कैटेगरी क्या है, डिस्टिंक्ट है एक दूसरे से, नो डाउट। कोई बहुत कम दूरी पे है और कोई बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, कोई बहुत कम दूरी पे है और कोई बहुत ज्यादा दूर है। Correct. Taxonomic studies of all known organisms have led to the development of, जो taxonomical studies है of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum और division। ठीक है, class, order, family, genus and species। जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज है, ठीक है, जितने भी नॉन ऑर्गेनिज्म हैं हैव लेड टू द कॉमन कैटेगरी, जैसे कि किंगडम। ठीक है, अभी आगे देखेंगे किंगडम क्या है, फाइलम, ये कैटेगरी सब है, इसी में कैटेगरी में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। और डिवीजन, ठीक है, और क्लास, ऑर्डर और फैमिली एंड जीनस एंड स्पीशीज। ये टोटल जो 7 कैटेगरी आपको दिख रहा होगा अभी, ठीक है, टोटल 7। अच्छा, आपको इसमें राउंडेड स्ट्रक्चर 8 नजर आ रहा होगा, लेकिन फाइलम जो है एनिमल के लिए यूज करते हैं और डिवीजन प्लांट के लिए। तो अब जो टोटल राउंडेड स्ट्रक्चर करो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यह दोनों एक है, तो टोटल कैटेगरी जो है वह है 7 कैटेगरी। टोटल 7 कैटेगरी में हम क्या करेंगे, एनिमल हो या प्लांट हो या कोई भी हो, उसको हम क्या करेंगे, ग्रुप कर देंगे, कैटेगराइज कर देंगे, क्लासिफाई कर देंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीशीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि जो टोटल क्लासिफिकेशन का जो यूनिट है, ठीक है, तो सबसे पहला है किंगडम। कौन सा है, किंगडम, सबसे पहला है किंगडम। उसके बाद है फाइलम। ये फाइलम जो है, ये जो फाइलम होना है, ये एनिमल में फाइलम कहलाता है और प्लांट में डिवीजन कहलाता है। उसके बाद है फाइलम। ठीक है, फाइलम के बाद है क्लास, क्लास के बाद है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद जो है वो है फैमिली, फैमिली के बाद है जीनस, और जीनस के बाद सबसे जो स्मॉलेस्ट कैटेगरी है वो है स्पीशीज, जो है वो है स्पीशीज। ओके, नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी। अब यह जो टोटल कैटेगरी है, ठीक है, यह जो टोटल कैटेगरी है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यह टोटल कैटेगरी में सबको हम किस आधार पर हम बांटेंगे, किस आधार पर रखेंगे। ठीक है, किस आधार पर रखेंगे। ठीक है, यह जो टोटल कैटेगरी है, ठीक है, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। किस आधार पे हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखेंगे, हमें उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे डॉग है तो कार्निवोर है, मीन्स उसका कैनाइन टीथ भरा हुआ है, उसके बॉडी ईयर पिन्ना है, बॉडी हेयर है, यह सब कैरेक्टर चाहिए, तब जाके हम डिसाइड करेंगे कि यह जो टोटल आपको मैंने 7 कैटेगरीज बताया है, उस कैटेगरी में से यह अपना कौन सा हिस्सा लेगा, यह अपना कौन सा हिस्सा लेगा।